मैकेनिक्स, ये वो 3 फील्डें हैं जिसमें महारत लानी पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट लाने के लिए। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन को, आज की मीडिया को, आज की टेक्नोलॉजी को जदीद करना चाहते हैं तो हमें इन 3 फील्डों में महारत हासिल करनी है। किसमें? सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में और क्वांटम मैकेनिक्स का ताल्लुक उन रेडिएशन से हो गया। जिस तरह एक टावर से हम तक जो नेटवर्क पहुंच रहे हैं, सिग्नल पहुंच रहे हैं, वो किस शक्ल में आ रहे हैं? रेडिएशन की शक्ल में आ रहे हैं। वो रेडिएशन क्या होती है? छोटे छोटे क्वांटम मतलब छोटे पार्टिकल होते हैं। तो अच्छा देखो, अभी हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। अभी मैं आपको बता रहा था कि कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको फंडामेंटल कहते हैं, कुछ होती हैं जिनको डिराइव कहते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना पूरे साइंस में, ख़ास तौर से फिज़िक्स में, वो 7 होती हैं। ये वो क्वांटिटी हैं जिनसे हम मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ बना सकते हैं, लेकिन ये किसी से नहीं बनती। इनको हमने ख़ुद, इनके स्टैंडर्ड हमने सेट किए, इनके स्टैंडर्ड्स हमने सेट करें। अब इनको मिला जुला के कोई और क्वांटिटी बनाएंगे ना, तो वो कहलाएगी डिराइव क्वांटिटी। तो इस तरह जो हर वो क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसका कोई पैमाना होता है, कहाँ देख रहे हो सर, जिसका कोई पैमाना हो, भाई जिसका कोई पैमाना होता है ना, पैमाने से मुराद उसको पैमाइश कर सकें, उसको नाप सकें, तोल सकें, वो कहलाती है फिज़िकल क्वांटिटी। और जो नहीं हो सकती है उसको बोलेंगे फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। अब जैसे हम किसी फीलिंग्स को, पेन को हम नाप तोल नहीं सकते, तो ये जो फीलिंग्स होती हैं, जो पेन होता है, ये हमारा एक नॉन फिज़िकल, इसको हम बयान तो कर सकते हैं लेकिन इसको नाप तोल नहीं सकते। तो जब हम बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटी की, तो बेटा किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होती हैं? 2 चीज़ें। किसको मेजर करने के लिए? फिज़िकल क्वांटिटी। क्या मतलब है इसका? एनी क्वांटिटी which can be measured by some method or इंस्ट्रूमेंट। सही है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो किसी मेथड या किसी आले से नापी तोली जा सके, उसको बोलते हैं क्या? फिज़िकल क्वांटिटी। ना आपको पता है कि अब 2 तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? फंडामेंटल, जो कितनी होती हैं? 7, और उसके बाद डिराइव्ड, कौन सी? जो कि कोई क्वांटिटी नहीं है इसकी, जितनी बना सकते हैं बन जाते। अच्छा देखो, डिराइव तो बहुत सारी हो सकती हैं हमारे पास। अब किसी भी क्वांटिटी को नापने तोलने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होती हैं? 2 चीज़ें। वो 2 चीज़ें क्या होती हैं? पहला होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है यूनिट। पहला होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है? अब मैंने कहा आई मेजर्ड 10 सेंटीमीटर। मैंने क्या मेजर किया? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, किसी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, वॉट एवर, मैंने मेजर किया 10 सेंटीमीटर। अब इसमें 10 क्या है? इसमें 10 है मैग्नीट्यूड और सेंटीमीटर। तो बेटा इसमें ये 10 क्या है? मैग्नीट्यूड। सेंटीमीटर क्या है? हाँ, यूनिट। देखो किसी भी क्वांटिटी को नापने के लिए, तो जब हम बयान करेंगे ना ये कितनी है क्वांटिटी में, तो वैल्यू से बताएंगे। क्वांटिटी कौन सी है, उसकी पहचान कौन होगा? उसका यूनिट होगा। मैंने कहा 10 किलोग्राम, तो किलोग्राम से मुराद है मैं नाप रहा हूँ मास को। मैंने कहा 10 सेकंड, मैं नाप रहा हूँ टाइम को। मैंने कहा 10 न्यूटन, तो मैं नाप रहा हूँ मैंने बोला 10 न्यूटन, मैं नाप रहा हूँ फोर्स को। मैंने बोला 10 मीटर पर सेकंड, मैं नाप रहा हूँ मीटर पर सेकंड। किसको नाप रहा हूँ? अरे भाई मीटर पर सेकंड किसको नाप रहा हूँ? स्पीड को। किसको? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब चीज़ें याद है, मैट्रिक में पढ़ी हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन, जलील करवा दो, बेइज्जत करवा दो, और कोई बात नहीं।
मैं कह रहा हूँ 10 न्यूटन, क्या बात है वो, फोर्स, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो बेटा यूनिट से पहचानते किसको हैं, क्वांटिटी को। तो यूनिट्स असल में पहचान होती हैं और ये स्टैंडर्ड हमने खुद बनाए होते हैं। अब 1 किलोग्राम क्या है, कितना है, हमें कहीं से वही थोड़ी आई थी, किसी किताब में नहीं लिखा था, किसी इल्हामी किताब में नहीं लिखा था, हमारे साइंसदानों ने खुद एक स्टैंडर्ड बनाया कि भाई ये एक हम लेंथ सेट कर रहे हैं, किसी यकीनन किसी डेफिनेशन को डिफाइन किया होगा, किसी मेथड को, ठीक है। और वो मेथड ये होता है, मैं 9 में पढ़ा रहा था कि रोशनी ना 1 सेकंड में जितनी लेंथ कवर कर लेती है। देखो आपको मैंने शायद स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया था, ये वैल्यू है 299,792,458 मीटर पर, जो राउंड ऑफ करके 300 मिलियन बनती है, राउंड ऑफ करके 300। तो अब इसको ज़रा यूँ समझेंगे कि 1/299,792,458, देखो 1 को डिवाइड करना है, तकसीम करना है, कितने हिस्सों में, 300 मिलियन हिस्सों में। 1 को अगर तुम 2 पे डिवाइड करो तो आधा आधा बनेगा। ये कितने पे डिवाइड कर रहा हूँ, 300, यानी बहुत ही कोई निहायत छोटा सेकंड बन रहा है। जैसे आपको पता है सेकंड से छोटा मिली सेकंड होता है, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको, फेम्टो, एटो, योटो, बहुत छोटे भी आते हैं। तो ये कोई बहुत, यानी सेकंड के आपने 300 मिलियन हिस्से कर दिए 1 के। तो इतने छोटे से टाइम में रोशनी जितना फासला तय करती है ना, उस फासले को बोलते हैं क्या, 1 मीटर। क्या बोलते हैं, कितने टाइम में, ये टाइम, इसको क्या पढ़ेंगे, 1/299,792,458, जो कि एक निहायत छोटा टाइम है। इस टाइम में आप पता नहीं कितने हज़ार बार पलक झपक लोगे, या कितने लाखों बार, बहुत छोटा। इतने छोटे टाइम में रोशनी कितना फासला तय कर लेती है, उसको हमने स्टैंडर्ड बना दिया क्या, 1, और उसके मुताबिक हमने रॉड्स बना ली। क्या बोला, अब इस रॉड को नापो, जो चीज़ इस रॉड के बराबर होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर। अगर इसको 1 से डिवाइड करेंगे तब भी भाई 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। पूरी वैल्यू, किस पूरी वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को किससे डिवाइड करें, 1 से, तो ये रहेगी। मैंने बोला 1 जो है ना 1 के इतने हिस्से कर दो, कितने हिस्से, 299,792,458, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो 300 मिलियन, 300 अरब हिस्से कर दो। तो बहुत छोटा, हमारी सोच से भी छोटा। उतने टाइम में रोशनी जितना फासला तय करती है उसको हमने स्टैंडर्ड बना लिया क्या, 1 मीटर। तो जितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो हमने खुद सेट किए हैं, सही है। फिर उनको इस्तेमाल करके जो यूनिट्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। तो ज़रा अभी आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि हमारे पास एक तो यूनिट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, और क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। अब देखो यूनिट्स ना मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर होते हैं। जिस तरह हर मुल्क की अपनी अलग ज़बान है, लेकिन जब सारे मुल्क आपस में बातचीत करते हैं तो एक कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, दिस इज़ इंग्लिश। तो इस तरह यूनिट्स को बयान करने के ना सबसे अपने इलाकाई ज़बानें, सबसे मान लो मुल्क की नेशनल लैंग्वेजेस हैं। लेकिन जब सारे साइंसदान दुनिया भर के किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, किसी एक इन्वेंशन डिस्कवरी पे काम कर रहे होंगे, कोई साइंटिफिक काम कर रहे हैं, तो दुनिया भर के तमाम साइंसदान एक सिंगल यूनिट हर जगह फॉलो करेंगे, विच इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको बोलते हैं SI यूनिट। तो लेंथ है ना, लंबाई, इसको देखो, इसको इंच में भी नापते हैं, इसको यार्ड्स में भी नापते हैं, इसको फुट में भी नापते हैं, है ना। लेकिन इसका SI यूनिट कौन है, मीटर। इसका मतलब है किसी भी यूनिट में होगा ना तो कन्वर्ट करके कहाँ पे आ रहेंगे, मीटर। इस तरह माइल होता है, 1600 मीटर का 1 माइल होता है। माइल यानी मील, कहते हैं मीलों का फासला, मीलों का फासला। 1 मील में कितने मीटर होते हैं, 1600 मीटर। इस तरह टाइम है ना, टाइम आवर में भी है, मिनट में भी है, डे में भी है, वीक में भी है, मंथ भी, और मंथ से बड़ा एयर से बड़ी सेंचुरी, 100 साल। लेकिन सबसे स्टैंडर्ड यूनिट टाइम का कौन सा फॉलो होता है, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं तो कौन सा फॉलो करते हैं,
सेकंड, क्योंकि सेकंड क्या है, इंटरनेशनल यूनिट है। इस सेकंड से छोटे भी हैं, मिली सेकंड, माइक्रो, नैनो, फेमटो, एटो, जोटो, योक्टो, जो इसके बराबर कहीं ना कहीं पहुंचेगा, बहुत छोटा सा सेकंड। तो लिहाजा जिनको दुनिया भर में एक साथ इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है वो यूनिट्स क्या कहलाते हैं, वो यूनिट्स हमारे कहलाते हैं क्या, SI क्या होंगे, SI यूनिट्स। सही है। इस तरह से 3 और सिस्टम होते हैं। कौन से? देखो इसके नीचे आता है MKS सिस्टम। कौन सा? इसमें M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलो ग्राम और S का मतलब होता है याद रखेंगे जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना, उन 7 में सबसे ज़्यादा फंडामेंटल जिनके बगैर कोई क्वांटिटी बन ही नहीं पाती, वो 3 होती हैं, लेंथ, मास और टाइम। याद रखना, लेंथ, मास और ये वो क्वांटिटी हैं इनके बगैर कोई क्वांटिटी अधूरी है। टाइम के बगैर या तो उसमें लाजमी टाइम आ रहा होगा, या तो लाजमी मास, या लाजमी लेंथ, कोई एक चीज़ तो लाजमी उसमें इस्तेमाल हो रही होगी। तो ये सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है। जैसे कोई चीज़ बनाने में, कोई डिश बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उसके बगैर वो चीज़, जैसे मिसाल है खाना बनाने के लिए तेल चाहिए है, अभी टाइम तो चाहिए, तेल चाहिए। टाइम तो है, तेल नहीं, आजकल तेल महंगा है, टाइम सस्ता तेल महंगा है, तो तेल चाहिए लाजमी है ना, बगैर तेल के तो बिरयानी जल जाएगी। तो लिहाजा एक चीज़ लाजमी चाहिए ना, बाकी के बगैर तो वही, या फिर बिरयानी के लिए चावल जरूरी, चावल के बिरयानी बनेगी। तो एक आध चीज़ ऐसी जो मोस्ट फंडामेंटल है, तो 7 फंडामेंटल में 3 ऐसी हैं भाई जो मोस्ट फंडामेंटल है। वो कौन है? वो हैं लेंथ, मास और टाइम। तो जितने दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, उनकी पहचान हमने इन तीनों के यूनिट से रखी हुई है। जैसे MKS, M क्या है? मीटर, मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। K किलोग्राम किसका? मास का। S सेकंड किसका? टाइम का। अब एक और देखते हैं, CGS। कौन सा? CGS सिस्टम। इसमें C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है गैस नहीं ग्राम, और S का मतलब है सेकंड। सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है? ग्राम किसका? मास का। और सेकंड किसका? टाइम का। कौन आ गया? लेंथ, मास और, तो इनको ही हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाया हुआ है। देखो लेंथ का सेंटीमीटर भी है और मीटर भी है, तो इंटरनेशनल कौन सा वाला इस्तेमाल होगा? मीटर वाला। इसकी वजह यह है कि देखो SI यूनिट को दुनिया में लाने से पहले जो फॉलो हो रहा था ना, वो MKS हो रहा था। MKS को ना अच्छा जदीद कर दिया, बस मॉडिफाई कर दिया, यानी SI जो है ना वो MKS की ही नई शक्ल है, नया नाम है। MKS में कौन था? लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, S टाइम का सेकंड। तो उसी को नया नाम दिया, मॉडिफाई करके क्या बना दिया? हाँ, ये बोला कि यार ये MKS वाले को दुनिया जहाँ में इस्तेमाल करेंगे, तो जिसको दुनिया भर के लिए सिलेक्ट कर लिया उसको नाम क्या दिया? SI। हाँ, CGS को एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो उसको SI नाम नहीं दिया। इसलिए एक और होता है FPS, FP। हाँ, इसमें F का मतलब होता है, इसमें F का मतलब है फुट, वही फुट को कहते हैं, और P का मतलब होता है यहाँ पाउंड, क्या, और S का मतलब सेकंड। हाँ, अब FPS में एक फ़र्क है, यहाँ पे फुट किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? लेंथ के लिए, और पाउंड ना यहाँ मास के लिए नहीं हो रहा, वेट के लिए हो रहा है। किसके लिए? हमने पढ़ा है मास और वेट एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। जब ग्रेविटी का जिक्र आ जाए तो वो वेट बन जाता है, ग्रेविटी का जिक्र ना करो तो मास। यहाँ पे पाउंड किसके लिए और सेकंड किसके लिए? देखो आप जब केक खरीदते हो तो केक का किलोग्राम नहीं होता, केक का पाउंड होता है। तो हम पाउंड यानी हम कह रहे हैं इसको उठाने में कितना वजन फील हो रहा है, वजन फील होना, जिसमें ग्रेविटी का भी डिस्कशन हो जाए। तो जब मैं बोलूँ पाउंड, तो पाउंड का मतलब है मास नहीं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट है, एक वज़न रखा हुआ है, इतने वज़न के बराबर जो चीज़ होगी ना वो हमारा 1 पाउंड होगा। असल में पाउंड और किलोग्राम में कोई ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं है। बस जब मैं बात करूँ कि मास की, तो मास में हम ग्रेविटी के फैक्टर को शामिल नहीं करते। मतलब अब 1 पाउंड का केक, ये वो वज़न है जो ज़मीन के ऊपर उसका है। अब उस 1 पाउंड को अगर मैं चांद पे ले जाऊँ ना, तो वो 1 पाउंड नहीं रहेगा, वो 1 पाउंड का छठा हिस्सा बन जाएगा, उसका वज़न इतना गिर जाएगा। एक
के 6 हिस्से कर दो। तो बच्चों को भी पाउंड में बोला जाता है ना कि इतने पाउंड का वजन है। हाँ, ऐसे भी होता है, बच्चों के वजन को पाउंड मिले। देखो वजन को ना आप, अच्छा आपने देखा होगा नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ में हम मास को वेट बोल रहे होते हैं, हम मास को हम कहते हैं वेट मशीन, तो वेट, लेकिन बाहर हम क्या नाप रहे हैं, किलोग्राम नाप रहे हैं। हाँ, अगर उसका यूनिट पाउंड में दिया हुआ है तो फिर हम बोलेंगे हम क्या नाप रहे हैं, वेट नाप रहे हैं। या अगर किलोग्राम लिखा है तो फिजिक्स के लैंग्वेज में वेट नहीं नाप रहे, क्या नाप रहे हैं, मास नाप रहे हैं। मास का मतलब है बनावट, आप में कितना मैटर इस्तेमाल हुआ है। आपका मास जो दुनिया में वही चांद पर होगा, लेकिन आपका वेट जो दुनिया में वो चांद पर उतना नहीं होगा, उससे कम होगा, क्योंकि वजन या वेट का फैक्टर किससे शामिल होता है, ग्रेविटी की वजह से शामिल होता है। ठीक है ना। तो FPS है, CGS है, MKS है। स्टैंडर्ड किसको उठाया, MKS को। तो MKS यूनिट को हमने एक नाम दिया, ऐसा ही है। हाँ, इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज में, ले सिस्टम, या ले सिस्टम पढ़ लो, ई आता है, ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, यानी ये फ्रेंच के अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है, वो इंग्लिश से मिलते जुलते होते हैं। ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ से एस उठाया, यहाँ से आई उठाया, तो SI यूनिट हम दुनिया भर में फॉलो करते हैं। अब हमारे पास हमारी किताब में बात की 3 तरह की यूनिट, एक SI यूनिट, SI बेस यूनिट यानी बुनियादी यूनिट, फिर दूसरे हैं डिराइव यूनिट। बुनियादी वो जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, जो 7 क्वांटिटी है ना उनके जो यूनिट होंगे वो कैसे होंगे, बुनियादी। उसके अलावा जितनी भी आएंगी ना उनके यूनिट बुनियादी नहीं होंगे, उन्हें बोलेंगे डिराइव। और इस तरह एक तीसरे काइंड आ रही है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे 3 तरह की यूनिट, SI यूनिट, डिराइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, आज की क्लास में यहाँ तक की बात को अंडरस्टैंड और एब्जॉर्व कर लो, डाइजेस्ट कर लो। कल के क्वांटिटीज़ के बारे में, फंडामेंटल और डिराइव, और फिर ये बताया कि हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और यूनिट चाहिए होता है। यूनिट के मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं, CGS है और FPS है और MKS है। इसमें एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग के नाम से एक और भी होता है, वो खासतौर से इंजीनियरिंग की फील्ड में इस्तेमाल होता है। अच्छा, जो MKS सिस्टम था जिसमें M फॉर मास, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया किसके लिए, पूरे दुनिया भर में इस्तेमाल करने के लिए। इसको बना दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन में, वो कौन सा वाला करते हैं, SI, ले सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट, जो कि फ्रेंच में बोलते हैं उसको, क्या आप कहते हैं उसको, इंटरनेशनल यूनिट कहलाता है। पूरी दुनिया जहाँ में, जिसमें मैंने कहा था कि तमाम ममालिक जब आपस में बातचीत करेंगे तो कौन सी ज़बान में बात करेंगे, इंटरनेशनल लैंग्वेज में, जो कि बैनुल-अक़वामी ज़बान है। तो तमाम दुनिया भर के साइंसदान जब साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करेंगे, यूनिट्स की बात करेंगे, तो कौन सी इस्तेमाल करेंगे, SI यूनिट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, पहले लिखेंगे क्या, SI बेस यूनिट्स, यानी हमारे पास जो टाइप्स ऑफ यूनिट्स है जो हम पढ़ रहे हैं, SI बेस यूनिट्स लिखो इसमें, SI बेस यूनिट्स। हाँ भाई, SI बेस यूनिट्स लिखो, SI units, SI units, comma, also known as the international system of units, the international system of units, इंटरनेशनल system of units, international system of units, comma, नहीं यहाँ कॉमा नहीं था, सॉरी, चलो खैर कोई बात नहीं, यूज्ड फॉर, पहले कॉमा था कहाँ पे, दोबारा बोल रहा हूँ, SI units, कॉमा, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सही है, आर आ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, आर आ सिस्टम ऑफ, हाँ मैंने क्या बोला, बोल रहे हैं आप, कहाँ हो, देखो एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, जो अगर मिस हो गया तो लिख लेना। देखो, SI units also known as the international system of units, यहाँ कॉमा डालो, इसके आगे लिखना है RA system of units, अगर मिस हो गया तो ऊपर लिख दो, RA
system of units are a system of units used for measurement, इसको मेयरमेंट भी पढ़ते हैं, मेजरमेंट भी पढ़ते हैं, मेयरमेंट भी पढ़ते हैं. that has been officially adopted by the international system of units. That has been officially adopted, ADOPTD, adopted by the international system of units. ब्रैकेट में लिख देना SI. Full stop. This system is used for international system of units SI. Full stop. This system is used for scientific, engineering. हाँ भाई, स्पेलिंग आती है ना इंजीनियरिंग की. एन के बाद सिंगल ही डबल ही? हाँ, डबल ही. इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एंड हिज्जे करूं, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस. हाँ, जबर देर बता दूं. टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस. नहीं, ये हमारे बेस SI बेस यूनिट्स हैं. क्या कहा गया कि हमने क्या करा कि SI यूनिट्स को, जिनको ऑल्सो नोन एज, क्या नाम दिया था, इंटरनेशनल यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन्हें हमने अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया. अडॉप्ट कर लिया. कैसे? ऑफिशियली से मरा रही पूरी दुनिया के लिए ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया. और इनको किसने अडॉप्ट किया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने, जिसको क्या बोलते हैं? SI. मतलब ये पूरा एक इदारा है, एक ब्यूरो है, एक पूरा डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर जो वर्किंग करता है. तो उन्होंने ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट किया और अनाउंस किया कि पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल होगा, ठीक है. तो उसी को बोलते हैं क्या? SI सिस्टम ऑफ यूनिट या SI. अब ये सिर्फ और सिर्फ हैं कितने? 7. वो आपने पहले भी पढ़े, तो जरा यहाँ डिस्कस करते हैं दोबारा. पहला होता है, देखो, क्वांटिटी है लेंथ. लेंथ को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल l. इसका SI बेस यूनिट क्या होता है? मीटर. अच्छा, मीटर की 2 स्पेलिंग होती है, एक तो होता है TER, एक होता है TRE. जो TRE है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, जो TER है वो अमेरिकन इंग्लिश है. मतलब दोनों को एक ही होता है, जिससे बिजली बनती है, वो बिल आता है. हाँ, लेकिन कई लोग ये लगा रहे हैं, कि वो लगाते हैं, तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता. बहरहाल आप ये वाला भी लगाओ, बिल बचाओ, क्योंकि आपकी बुक में ये वाला इस्तेमाल हुआ है, अमेरिकन वाला TER. नाउ लेंथ का यूनिट मीटर. मीटर का सिंबल क्या? छोटा है, सही? छोटा है. छोटा m. ओके. लेंथ. दूसरा क्या होता है? मास. मास का सिंबल छोटा m. अच्छा, मास का सिंबल भी छोटा m होता है, लेकिन फिर ये छोटे m को यहाँ क्वांटिटी के नाम पे इस्तेमाल हो रहा है, नहीं? अच्छा, और इसका यूनिट किलोग्राम. इसका यूनिट, इसका सिंबल kg. छोटा k छोटा g, छोटा k छोटा g kg. यहाँ छोटे बड़े का बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो मीटर का सिंबल बड़ा m नहीं हो सकता, kg का सिंबल भी बड़ा kg नहीं हो सकता, नहीं? तीसरा क्या है? टाइम. टाइम का सिंबल छोटा t. इसका यूनिट क्या होगा? सेकेंड. बड़ा है, नहीं, मास अभी किसी को भी बड़ा नहीं आ रहा है, छोटे छोटे. टाइम का t. सेकेंड का सिंबल छोटा s. लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. इसको इतना तमाम से जरूरी नहीं पढ़ना, इसको खाली टेम्परेचर भी पढ़ सकते हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये 7 बुनियादी फंडामेंटल स्टैंडर्ड साइंसदानों ने हमारे लिए बनाए,
अब इनको इस्तेमाल करके जितने चाहे बना लो, वो कहलाएंगे डिराइव, वो कहलाएंगे। लेकिन ये 7 क्या है? फंडामेंटल यानी बेसिक है, बुनियादी है। देखो अच्छा, अब इन 7 में ना ये वाले 3 ये हैं मोस्ट फंडामेंटल। क्या है? मोस्ट फंडामेंटल। जैसे यू आर मोस्ट मेंटल, मोस्ट फंडामेंटल, है ना भाई? ओके, समझ लो ना बेटा? ठीक है, तो मोस्ट फंडामेंटल कौन है? लेंथ, मास और लंबाई, हजम और वक्त। हजम नहीं कह रहा मैं, हजम कर जाओ इस बात को, ये हजम है। हजम मतलब जो हमारा, तुम्हें वही बात है ना, मास यार, मास बोलते हैं हजम का। हाँ, देखो जो आपकी बनावट है ना, आपको बनाने में जितना मैटर लगा है, हालांकि आपको बनाने में कोई मैटर नहीं लगा, आप तो पैदा होकर बड़े हुए ना। जो हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे कोई डमी बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें कितना क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सरिया, ब्लॉक, सीमेंट, है ना? वो जितना मैटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा उसका क्या कहलाएगा? हाँ, बजरी मिलाना। अब आप एक आटे की बोरी उठा रहे हो 10 किलो की, तो वो 10 किलो आटा क्या है? वो 10 किलो उसका मास है। बोरी की हाइट, बोरी की लंबाई उसकी लेंथ है। और बोरी उठाने में जितना वक्त लग रहा है बोरी उठाने में जितना वक्त लग रहा है वो क्या है? टाइम है। तो देखो, क्योंकि आटा हमारी बुनियादी जरूरत है, तो आटा उठाने में मास भी है, आटे का मास, आटे की बोरी की हाइट भी है, लेंथ, और आटा उठाने में टाइम भी लग रहा है ना? तो लिहाजा मोस्ट फंडामेंटल कौन है? लेंथ, मास और टाइम। इसके बगैर तो गुजारा है, इसमें आटे के बगैर गुजारा नहीं है। बस कभी चावल भी खा सकते हैं। 12 लेंथ को मेजर करेंगे, नापे तोलेंगे किसमें? मीटर में। मास को नापे तोलेंगे किलोग्राम में, और वक्त को नापे तोलेंगे सेकंड। अच्छा, अब इस वक्त को जरा और समझो। इस टाइम का मतलब ये नहीं मैं कहूँ व्हाट इज टाइम, आप बोलोगे दिस इज 8:20, नहीं, ये वो टाइम नहीं है। ये टाइम इज बेसिकली टाइम ड्यूरेशन। ये ड्यूरेशन है, मतलब 2 इवेंट्स के दरमियान फासला। इवेंट से मुराद है, एक तकरीब शुरू हुई, शादी की तकरीब शुरू हुई 7 बजे, बारात आई 10 बजे, खाना हुआ 11 बजे, रुखसती हुई 12 बजे। तो 7 से 12 कितने घंटे हो गए? 1 बजे, 5 घंटे हो गए ना? चुप हो जाओ बस। 7 से 12 खत्म हो गया इवेंट। 7 से 12 कितने घंटे? 5 घंटे। तस्वीरें तो बताई नहीं कितने? तो इवेंट शुरू हुआ और खत्म हुआ, जो ड्यूरेशन है वो क्या है? वो टाइम है। लेकिन वो 5 घंटे में इवेंट का टाइम आया ना, लेकिन जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो घंटे में इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? सेकंड में। तो याद रखना कि 1 घंटे में 3600, 1 घंटे में, देखो 1 घंटा बराबर है 60, 1 घंटा बराबर है, मिनट में क्यों नहीं करेंगे? मिनट तो जाओ बता रहा हूँ मैं, 1 घंटा बराबर है, कई घंटे लगेगा ना? 36 और हर एक मिनट में होते हैं बेटा कितने? 60 सेकंड। तो 60 का 3600। तो 1 घंटे में होते हैं पूरे। देखो घड़ी 8 से 9 बजाएगी ना, तो जो सबसे पतली वाली निडल है वो 3600 बार टिक करेगी। कितनी बार? 3600 बार टिक करके, क्योंकि सुनो अपने एक चक्कर में 60 बार टिक करेगी, और ऐसे कितने चक्कर लगाएगी? 6। अपने एक चक्कर में 60 बार टिक करेगी, 1 मिनट हो जाएगा। 1 सेकंड वाली 1 2 3 4 60 बार टिक करेगी तो 1 मिनट। तो ऐसा एक चक्कर कितनी बार लगाएगी? 60 बार। तो 60 चक्कर 60 बार हुए वाले 60 3600। तो लिहाजा 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600। तो अगर आपको कोई चीज़ आवर में दी जाएगी तो कन्वर्ट करेंगे किसमें? सेकंड। तो याद रखना, बाकी सब तो इस्तेमाल होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये मोस्ट फंडामेंटल इनको हम यूज़ करेंगे। 5 घंटे तो शादी कितने पेमेंट कितने होगा? 5 घंटे में। तो 5 मल्टीप्लाई 3600 कर दो, कितने हो गए? कर लो 36 मल्टीप्लाई 5, अब यहाँ कर ले 3600 मल्टीप्लाई बाय
5 0 0 0 6 5 दा 30 5 3 दा 15 5 15 3 18 कितने हो गए 18,000 घंटे सेकंड ओह सॉरी 18,000 सेकंड 18,000 घंटे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा तो 18,000 सेकंड इस शादी का दौरानिया रहा। तो इवेंट शुरू हुआ, इवेंट खत्म हुआ, इसके दरमियान जो गैप आया उसी को बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उनका दौड़ना। जिस तरह मान लो ये तार है, ये मेटल है, इसके अंदर आज़ाद आना इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अपनी मर्जी से। जब मैं उनको एनर्जी दूंगा ना बैटरी लगाकर, तो फिर वो एक डायरेक्शन में तेजी से भागेंगे। उनका तेजी से भागना क्या पैदा करता है? करंट पैदा करता है। तो ये हमारी बुनियादी ज़रूरत भी है, बुनियादी क्वांटिटी भी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में कॉन्सेप्ट हमें दिया एम्पियर ने। एम्पियर बंदे का नाम था, साइंटिस्ट का नाम था। तो जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट लगाते हैं तो उसका सिंबल कैपिटल होता है, उसका सिंबल कैपिटल। जब भी मैंने यहाँ कैपिटल ए लिखा, ए फॉर एम्पियर। जिस तरह कैपिटल एन फॉर न्यूटन होता है, तो ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर एम्पियर होता है, ए फॉर एल्बर्ट आइंस्टाइन होता है। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, दर्जा हरारत, दर्जा शरारत नहीं, दर्जा आपके अंदर है दर्जा शरारत, और फिजिक्स के अंदर है दर्जा हरारत। ठीक है, तो दर्जा हरारत क्या है कि एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी का ज़्यादा होना या कम होना। जब हीट एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब हीट कम हो जाती है, हीट की कमी आ जाती है, तो बारिश हो जाती है, दर्जा हरारत गिर जाता है। देखो नॉर्मली अगर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे आए, 15 तक टेम्परेचर नॉर्मल है। उससे नीचे हो गए ना 14 13 12 11 10 9 8, ठंड, सर्दी, जैकेट, टोपी, स्वेटर, क्योंकि है सर्दी दिसंबर में। नहीं, अब सुनो, अब 0 पे आया तो बर्फ शुरू हो गई। 0 से और नीचे गए माइनस में, तो बर्फ ही बर्फ मिलेगी। है, नलों में भी बर्फ जमी होगी, पानी नहीं आ रहा होगा, बर्फ होगी जमी हुई, ठंड इंतहा की रहेगी। जैसा भी ज़्यादा आएगा तो बेटा देखो बात सुनो, सर्दी क्या होती है? गर्मी की कमी। होगा ना, सर्दी क्या होती है? गर्मी की कमी, सर्दी की कमी। देखो गर्मी का मतलब है हीट का ज़्यादा होना, और सर्दी का मतलब है हीट का कम होना। ठीक है, तो सर्दी में भी हीट है लेकिन वो हीट बहुत कम है। जिस तरह मुर्दा ठंडा पड़ गया था ना, बताया था, उसमें हीट निकाल दी, मुर्दा ठंडा पड़ गया। मुर्दा क्यों ठंडा होता है? उसके अंदर हीट नहीं होती, बहुत खत्म ही हो चुकी थी। ठीक है, उसके नीचे आग लगा दो, गर्म हो जाएगा, इस तरह जो है वो जिंदा हो जाएगा। हाँ, तो बात हो गई किसकी? टेम्परेचर की, जो हीट की वजह से होता है। जिस तरह अंधेरा क्या है? अंधेरा कुछ नहीं है, रोशनी की कमी है। रोशनी का ना होना क्या है? अंधेरा। तो सर्दी का होने का मतलब क्या है? देखो स्पेस में वो मकाम, वो जगहें जहाँ सूरज या किसी और स्टार की रोशनी नहीं पहुँचती होगी ना, वो बड़ी ठंडी जगह होंगी। जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम में जो दूसरे प्लेनेट है जो ज़मीन से दूर हैं, यानी मार्स, मार्स में बड़ी ठंड होती है क्योंकि वो ज़मीन सूरज से ज़्यादा दूर है। अच्छा, वेनस या मरकरी ज़मीन के बड़े, सूरज से बहुत करीब है, सबसे पहले वही आता है, बहुत गर्म होता है कि वहाँ रहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये फैक्टर होता है। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर। अच्छा, अब बात आ रही है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखो ल्यूमिनस का मतलब है रोशन, चिराग, रोशनी। ल्यूमिनस का मतलब है जलना, चिराग जलाना, रोशन होना। इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत। इंटेंसिटी का मतलब है क्या? मतलब है ये हुई शिद्दत और ये हुई क्या हुई? रोशनी की शिद्दत। हाँ भाई, कैंडल ला। बचपन में लाइट गई, अब्बा ने बोला बेटा कैंडल ला, कैंडल ला, तो कैंडल जलाई, कैंडल जलाई तो क्या ही? तो एक कैंडल, एक मोमबत्ती जितनी रोशनी देती है उसकी शिद्दत को बोलते हैं 1 कैंडिला। लेकिन हवा आती है बंद। तो ये कैंडिला कैंडल से बना, कैंडल से बना कैंडिला। तो मैंने बोला बचपन में थे जो वो क्या होता था, इमरजेंसी लाइट का कॉन्सेप्ट था या जनरल था,
लाइट गई, क्या बोला बेटा? जिनका कैंडिला। चला। तो कैंडिला का मतलब है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या? लेकिन अब क्या बोलते हैं, ओके। जनरेटर चला अच्छा, उसका हमने सिंबल रखा CD। CD। स्मॉल एफ किसी का नाम नहीं है ना, ये नाम नहीं लिख है। देना CL। अब छोड़ो ना, जल्दी अब स्पीकिंग। अच्छा ओके, अब लास्ट है अच्छा थोड़ी है बनाम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी जो सब्सटेंस हमारे पास सॉलिड, लिक्विड या गैस के फॉर्म में मौजूद है उसकी मिकदार। ठीक है, उसके लिए देखो एक चीज तो हमने ऊपर पढ़ी ना, मास। मास का मतलब भी मिकदार होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब भी मिकदार होता है। फर्क ये होता है कि आप इसका इस्तेमाल ज्यादातर केमिस्ट्री में करते हो। लेकिन इसका फर्क क्या है, देखो अभी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आप यहाँ एक फॉर्मूला पढ़ोगे n इक्वल टू छोटा m अपॉन बड़ा है। बड़ा m। ये आपको मैंने हाँ। 9th की केमिस्ट्री में पढ़ाया, छोटा m अपॉन बड़ा m। अभी ये बना तो रोजाना समझा रहे अगर हैं। आप देखो, आपके पास केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, हर किसी का एक अपना कांस्टेंट वजन होता है। जैसे कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, इनके मॉलिक्यूलर मास होता है। अब पानी का एक मॉलिक्यूल जो मुकम्मल होता है ना, वो 18 ग्राम का होता है। अब अगर आपके पास वो 18 ग्राम ही है तो आप बोलोगे मेरे 1 मोल है। कितना है? अगर 36 ग्राम है तो बोलोगे 2 मोल है। तो यानी एक कंप्लीट एटॉमिक मास को आपने एक नाम दे दिया 1 मोल। तो मोल का रिश्ता मास से ही है। बस फर्क ये कि अगर एक कंप्लीट मॉलिक्यूल होगा तो बोलूंगा 1 मोल, आधा मॉलिक्यूल होगा तो आधा मोल, 1.5 होगा तो 1.5 मोल, वजन के अकॉर्डिंगली है। तो छोटा m का मतलब होता है जो उसका आपके पास मास मौजूद है, और बड़े m का मतलब है जो उसका नेचुरली एग्जिस्ट मास करता है। सर ने क्या बताया? अब कार्बन का मास 12 है ना, तो अगर आपके पास 24 ग्राम कार्बन है तो आप बोलोगे, सुनो कार्बन का मास क्या है? कार्बन का मास है 12। अब आपके पास 24 है तो आप बोलोगे कार्बन के कितने मोल है ना। अब नाइट्रोजन का 14 है मास, आपके पास 28 ग्राम नाइट्रोजन है, क्या बोलोगे कितने मोल है? 2। तो एक कंप्लीट एटॉमिक मास का 1 मोल होता है। जैसे 14 ग्राम की नाइट्रोजन कंप्लीट हो गई, उसका कितना हो जाएगा? 1। ये ना, तो मास का रिश्ता मॉलिक्यूलर मास से क्या कहलाता है? नंबर ऑफ मोल या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका सिंबल क्या होता है? n। यूनिट क्या होता है? ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में खाली ये हटा दो, कोई बात नहीं। ओके, 7 हमारे हो गए फंडामेंटल क्वांटिटी, उनके यूनिट्स। अब हमारे पास थ्रू आउट द एयर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद हमारा वास्ता पड़ेगा करंट से, थर्मोडायनेमिक्स से। इनसे हमारा कोई खास वास्ता नहीं पड़ेगा। इससे आपको केमिस्ट्री में वास्ता पड़ेगा, इससे कोई वास्ता नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर का चैप्टर शायद आपको फर्स्ट ईयर में भी नहीं है, शायद सेकंड ईयर में आएगा। करंट का भी निकाल लिया अमाउंट देखेंगे। अच्छा, SI डिराइव पहले कौन से थे? बेस, बुनियादी। अब कौन से हैं? डिराइव। इसका यूनिट होगा इसका चलो लिखो, जल्दी से लिखो। एक मिनट लिखो, derived units are units of measure. What? Derived units are units of measure. Derived units are units of measurement. Measurement लिख यूनिट्स लेना। आ रहे यूनिट्स ऑफ Derived units are units of measurement that are based on मेजरमेंट that are based on combination of base units that are ऑन based on combination of, अच्छा बेस ed वाला बेस, on combination of base unit। यहाँ बेस नहीं है, बेस है, सर दैट आर बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। देखो डिराइव यूनिट्स वो हैं जो किस पे इन्हेसार करते हैं, किस पे बेस करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट। जो भी हमने 7 यूनिट देखे बेस वाले, उनको मिला जुला के मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के कोई नया यूनिट बनाएंगे, वो यूनिट क्या कहलाएगा? डिराइव। जैसे मिसाल के तौर पे आपने खाली इसमें 2-3 मिसाल लिख लो। आपने पढ़ा स्पीड का सिंबल होता है v, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। शॉर्ट फॉर्म में
m अपॉन, यहाँ क्या करा, दो बेस यूनिट्स को कंबाइन करा, मीटर और कंबाइन करने के तरीके क्या है, या तो मल्टीप्लाई होंगे या डिवाइड, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, यहाँ दोनों डिवाइड हो गए। अच्छा, इस तरह आपने एक नाम सुना होगा, पहले पढ़ाया था मोमेंटम, उसका सिंबल होता है P, उसका यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड, तो N के साथ S। अब इसमें न्यूटन और सेकेंड दोनों, ये दो यूनिट्स कंबाइन हो रहे हैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ न्यूटन जो है ना, ये खुद एक डिराइव यूनिट भी है, यानी न्यूटन खुद किसी और से बना है, और फिर उस न्यूटन के साथ सेकंड को मिलाया तो कोई नया बना दिया। तो ये न्यूटन सेकंड क्या है, ये बेस हुआ ड्राइव हुआ, ड्राइव, ठीक है, कम से कम दो यूनिट दिख रहे हैं आपको उसके, ठीक है। अच्छा, दो यूनिट होंगे तब ड्राइव। हाँ जी, इटसेल्फ मुझे बताओ, फोर्स, कुव्वत, सिंबल F, यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अब न्यूटन मुझे बताओ फंडामेंटल है डिराइव्ड है, बज़ाहिर तो, हाँ अभी तुमने बोला फंडामेंटल है, क्योंकि आप लोग अभी समझ रहे हो कि अगर वो सिंगल लिखा हुआ दिख रहा है, जिस तरह करंट का एम्पियर था सिंगल लिखा हुआ, वो एम्पियर को फंडामेंटल में लेते हैं। न्यूटन का न्यूटन या सिंबल क्या, एन, आपको अकेला दिख रहा है ना ये सिंगल, तो आप क्या समझ रहे हो, फंडामेंटल। क्या हमने 7 फंडामेंटल में न्यूटन पढ़ा है, नहीं, तो न्यूटन तो फंडामेंटल में नहीं है, इसका मतलब है ये डिराइव्ड है। तो डिराइव का मतलब है किसी दो से बना है, और फिर उसकी जगह नाम दे दिया, क्या, न्यूटन, उसको नाम दिया है, लेकिन ये बना किससे, ये समझो। आपको पता है एक फॉर्मूला F इक्वल टू ma, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। अच्छा, अब बताओ, मास एक बेस यूनिट है, क्या यूनिट होगा उसका, किलो। फिर आपको पता है A फॉर एक्सेलरेशन, छोटा a फॉर एक्सेलरेशन। क्या यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, बहुत बार पढ़ा है क्लास 1 में, क्लास 2 में, है मीटर पर सेकेंड। देखो, अब यहाँ एक तो किलोग्राम आ गया, एक मीटर आ गया, दूसरा तीन अलग अलग बुनियादी यूनिट कंबाइन हो रहे हैं, दो मल्टीप्लाई हो रहे, तीसरा डिवाइड हो रहा है। तो इनके कॉम्बिनेशन से एक यूनिट ड्राइव हुआ, उसको नाम दे दिया क्या, न्यूटन। तो न्यूटन इज अ डिराइव, समझ लो, ये बात बड़ी जरूरी है, ये याद रखना, आगे भी काम आएगी। क्या काम आएगी, कि न्यूटन बराबर होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मैं याद दिला रहा हूँ, ये बात याद रखना कि दोबारा एक काम आएगी अभी आगे चल के। तो लिख लो, न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ये क्या बनाया है, क्या बनाया, F के ऊपर ये वो, कहाँ, ये बीच में, हाँ B और F के ये बीच में। पी है ना, ये P है, बेटा पी नहीं पढ़ा बचपन में, पी और क्या बड़ा है, है। तो पी की आँख आ गई ना इसकी, देखो आँख सूजी हुई इसकी, देखो मैंने छोटा सा बनाया ना, इसकी भी आँख आएगी असल में, आँख से छोटी होगी। गाने इसकी आँख में हर के बुला। अभी अगर मैं पी ऐसा बनाऊंगा, इसकी आँख खुल गई, इसकी आँख खुल अच्छा, गई, मुझे सर जो चीज़ जैसा बनता है वो कौन होता है? चील जैसा, चील ये नहीं, ये रॉ है, ये रॉ बेटा, जैसे आप कभी कभी आप रोते हो ना, जैसे रॉ, क्या टॉर्क का ये होता है, टॉर्क का ये वो नहीं होता, हे की तरह, उर्दू में जो हे बनाते हैं, एक और हुक्का। हाँ, हे की तरह होता है, उर्दू वाला हे नहीं होता, उसकी तरह बनता है वीडियो वाले बोलेंगे क्या समझाने लग गए, ऐसा। जो पूछ रहे हो वो बता रहे हैं, बोलेंगे स्टूडेंट देखो कहते हैं। कैसे पता नहीं कहाँ से आए हैं लोग, लियारी वाले स्टूडेंट को बदल जाएंगे, या लियारी है या बिहारी है। बिहारी को तो लाना हम आपको पड़ेगा। समझाए हैं कि हम आपको ये समझाए हैं कि ये 7 यूनिट कौन से डिराइव्ड होते हैं, जिसमें एक तो नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा कंबाइंड हुए होते हैं यूनिट्स। तो ऐसे यूनिट कहलाते हैं। फिर अब ये 2-4 नहीं है, बहुत सारे जो हम पढ़ते हैं, हम जितनी क्वांटिटीज पढ़ेंगे ना फिजिक्स में आगे, जो 7 के अलावा होंगी वो डिराइव्ड ही होंगी। तो आज हमने पढ़ लिया एसआई बेस यूनिट और एसआई डिराइव्ड। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट, एक नए किस्म का यूनिट, वो क्या होगा, वो जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। मतलब चावल खाएंगे। नहीं कर रहा ना, हाँ।